साथियों नमस्कार। और ये मेरे हाथ में कक्षा 7 की एनसीईआरटी किताब है और उसका पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये फर्स्ट में भी है और लास्ट में भी इससे रिलेटेड चैप्टर है। तो पहला और लास्ट चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो सारी किताब ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि शिक्षकों के लिए एक भूमिका, ये आप ज़रूर पढ़ें। इसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ और इसमें साथ में मूल्यांकन में शिक्षकों की मदद के लिए कुछ विचार भी हैं, इन पर भी ध्यान देंगे। टाइम कम है फिर भी आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। मूल्यांकन के अन्य तरीके ये भी आपको पता होने चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा, मौखिक विवेचन एवं समझ, सामूहिक परियोजना कार्य, ये प्रोजेक्ट कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आता ही है। और साथ में एक बार इसको भी देखें। ये इकाइयाँ हैं, ये जाने की पूरी किताब कई इकाई में बटी हुई है। पहली इकाई जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता एक चैप्टर है और ऐसी लास्ट में भारतीय लोकतंत्र में समानता अनुबद्ध ये 10वां चैप्टर है, समानता के लिए संघर्ष। तो दोनों चैप्टर यहाँ हम बात करेंगे। तो पहला चैप्टर इसकी बात करते हैं। पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता या समानता चैप्टर का नाम है। तो समानता चैप्टर से पहले दे रखा है, ये मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं जो इस अध्याय में आएंगी। तो यहाँ शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक को किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। फिर समानता है, मताधिकार है, अन्य प्रकार की असमानताएं। समानता है तो असमानताएं भी हैं। मानवीय गरिमा का मूल्य, तो गरिमा वर्ड फिर से आ गया। अभी मैंने उद्देशिका की चर्चा की है तो उसमें भी ये गरिमा वर्ड है, बार बार आएगा ये शब्द। फिर है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजा पारकर आ जाती हैं और साथ में ये नागरिक अधिकार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल राइट मूवमेंट्स, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है बार बार। फिर है अनुच्छेद 15, सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन, यहाँ से बार बार आते हैं। इस अनुच्छेद को देखिए और साथ में इससे जुड़े हुए आगे और भी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं, खासकर स्वतंत्रता का, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, साफ वातावरण या हवा, ये और सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें आती सम्मिलित होती हैं। एक एक चैप्टर में वो सारी चीज़ें निकल कर आती हैं उदाहरणों से। तो आपको उन्हें क्या करना है, एक पेज पर लिख लीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। अनुच्छेद 15 भी और अनुच्छेद 21 भी, और ऐसे ही 19 भी इम्पोर्टेंट है। 15 आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों और महिलाओं से जुड़ा हुआ 23, 24, फिर संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ, और एक लास्ट में अनुच्छेद 32 संविधान का उपचार से संबंधित। तो देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर 1995 और 2016 में विकलांगता अधिनियम, यानी कि किताब मेरे पास पुरानी है तो इसमें 1995 का लिखा हुआ है, हो सकता है नई में उसमें संशोधन किया गया हो तो 2016 हो, ये देखना है। और साथ में है लोकतंत्र की चुनौती, ये लास्ट इसमें इसका समअप कर दिया गया है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, शुरू करते हैं। शिक्षकों के लिए क्या है, सबसे पहले इस किताब में प्रारंभ में ही दे रखा है, आपको देखना बहुत जरूरी है। ये समझा रहा है कि आपको किताब को किस तरीके से पढ़ना है, समझना है और फिर बच्चों के सामने भी प्रेजेंट करना है। क्या नजरिया होना चाहिए एक शिक्षक का, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो किताब का यह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। विद्यार्थियों के समक्ष समानता विषय आ रहा है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, किताब रहना बहुत जरूरी है। तो हमारा संविधान समानता के लिए आश्वस्त कर रहा है, इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। पहली स्टेटमेंट भी कि भारतीय संविधान समानता के लिए आश्वस्त कर रहा है, इसके बावजूद रोजमर्रा के जीवन में क्या है कि समानता से कोसों दूर है। लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। अगर एक स्टेटमेंट ये आ जाए फिर दूसरी ही आ जाए और पूछ ली जाए कि पहली सही है दूसरी सही है, तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, क्योंकि संविधान में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है। हालांकि उत्तर सभी दे देंगे, लेकिन यहाँ देखना बहुत जरूरी है। नागरिक शास्त्र के पहले की पाठ्यपुस्तकें समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी। अब यहाँ बात आती है, पहले जो नागरिक शास्त्र
2005 से पहले ये जो किताब थी इसका नाम था नागरिक शास्त्र, सिविक्स। पुस्तक का नाम था सिविक्स, और अब जो किताब हो गई है उसका नाम आप देख ही रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं SPL। अब यहाँ डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले की किताब ये कहती थी कि संविधान में इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद तक समानता का अधिकार दिया गया है। ये किताब ये बताती कि समानता का अधिकार दिया गया है। अब ये किताब क्या कर रही है? ये किताब ये बता रही है समानता का अधिकार तो है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में, यानी लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। ये हमें आदर्श और ये वास्तविकता, यथार्थ, सच्चाई से भी अवगत करा रही है। बच्चे किताब में तो पढ़ रहे हैं कि संविधान में समानता सभी को है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में वो देखते हैं कि हमें तो हर चीज के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। मकान नहीं है, रोड किनारे रह रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं है, फिर कभी भी जो है शासन प्रशासन उन्हें हटा देता है। वो सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, देखेंगे। ऐसे ही सभी घरों से आने वाले बच्चे हैं, वो भी इन चीज़ों को देखेंगे कि समाज में, और कई बार हम घर में, घर के बाहर इन चीज़ों को अपने सामने होता हुआ देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो उनके ठोस अनुभव इससे जुड़ सकें, शिक्षा से जुड़ सकें। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र है बच्चों के ठोस अनुभव। बच्चा स्कूल आ रहा है तो वो अपने आसपास और समाज से बहुत सारी चीज़ें देख कर आ रहा है, और अगर हम जो उसे शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहा है बच्चा, तो वहाँ वो अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो दोनों में विरोधाभास है। तो इसीलिए नागरिक शास्त्र की पुस्तक हटाकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक आई, ये 2005 में। तो नागरिक शास्त्र की पहले की पुस्तकें समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी। ये इतने लिखे गए हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, और ये 6 मौलिक अधिकार हैं, बच्चे भी याद कर रहे हैं, पेपर में लिखे जा रहे हैं। पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। वास्तविक स्थिति, रियलिटी। यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की जरूरत को इसमें उभारा गया है। कंटिन्यू जारी है, असमानता समाज में देखने को मिल रही है लगातार। संविधान लागू हुए हो गए, 1950 में संविधान लागू हो गया, हम आ गए 2026 में, और आगे भी ऐसे ही साल दर साल गुजरते रहेंगे, लेकिन ये जारी है, समानता के लिए संघर्ष जारी है। ये ध्यान रखना है कि ये गतिमान है, समानता लिखने से समानता मिल नहीं गई है। पहला अध्याय विद्यार्थियों को कांता ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति से मिलवाता है। ये 3 उदाहरण हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि पुस्तक का नाम है वो भी बार बार आता है। तो जिन्होंने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया, समाज से ये कुछ उदाहरण लिए गए हैं, और उन उदाहरणों से बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, फिर इस टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। इनके अनुभवों के जरिए हम मानवीय गरिमा की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। मानवीय गरिमा, भाई किसी व्यक्ति का विकास शारीरिक हो और मानसिक पूर्ण रूप से विकास जब ही होगा जब उसका जीवन गरिमामय होगा। गरिमामय जीवन जो होता है वो प्रतिष्ठा, मान सम्मान वो दूसरों का करता है, वैसा ही कोशिश करता है कि दूसरे भी उसी के साथ व्यवहार करें। यानी कि एक खिला हुआ, सुबह सुबह उठे, मन खिला हुआ है, अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, एक अच्छी भावना के साथ शाम तक काम कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, कुंठित होकर नहीं कि हमें समाज में दबाया गया, अलग कर दिया गया, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में है, हम देखते हैं कि रील्स में भी, टीवी में भी देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों से बहुत नागरिक जब महानगरों में आते हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जातिगत भेदभाव है।
बहुसंख्यक अल्पसंख्यक भेदभाव देखने को मिलता है हमें। तो ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका पर चर्चा हम यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है। सरकार का काम है, सरकार के काम में यही है कि असमानताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है सरकार। और जब समय समय पर कानून बनाए जाते हैं, उनमें संशोधन भी किए जाते हैं, जिससे कि समाज में जो है हम समानता की ओर आगे बढ़ते रहें। तो SC/ST एक्ट के बारे में चर्चा इसमें आएगी। इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दे को भी देखेंगे, यानी कि भारतीय परिवेश के बाहर देख रहे हैं और हमने एक देश का उदाहरण लिया है, वो है अमेरिका। असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है। क्या असमानता भारतीय विषय है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से है कि यह एक विश्वव्यापी मुद्दा है। कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है, कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं और ऐसे ही मूल्यों को उन्होंने भी दर्शा रखा है। तो लोकतंत्र की परिभाषा अपने अपने तरीके से भी कही गई है उन देशों के द्वारा। तो वहाँ समानता के कैसे विषय हैं, यानी कि विश्वव्यापी है ये विषय और अभी भी वहाँ भी संघर्ष जारी है, भारत में भी है और वहाँ भी है। इस इकाई का दूसरा अध्याय इस पुस्तक का 10वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक साथ बांधा गया है। तो इसीलिए पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही जगह समअप हो जाते हैं, ध्यान दें आप। इस अध्याय का एक बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा करता है। इसमें उदाहरण एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही इन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है। अब देखिए, समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा है, ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हमने बात करी कांता की, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अंसारी दंपत्ति के जैसे उदाहरण लिए गए हैं। और जो SC/ST एक्ट के लिए लोग इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं और कुछ लोग न्यायपालिका में जाते हैं, तो वो सारे विषय हैं समानता को लेकर। और फिर न्यायपालिका निर्देश देती है वहाँ से। फिर मिड डे मील का उदाहरण भी इसी विषय में आता है और फिर पूरे भारतवर्ष में वो लागू होता है। जैसे इसमें उदाहरण एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया है, सामाजिक आंदोलन, साथ ही उन रचनात्मक तरीकों। अब यहाँ ध्यान रखेंगे रचनात्मक। अब ये वर्ड शिक्षा शास्त्र में आता है। एक्टिव, बच्चा कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। तो बच्चा एक्टिव होगा तो खुद से निर्माण करता है, रचना करता है, सृजनात्मक दृष्टिकोण रखना है। तो रचना शब्द आपका क्या लेना देना है कि भाई कोई रटी रटाई चीजें नहीं, कुछ बच्चा जो है अपने अनुभव से नई चीजों का निर्माण करे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं तो रचनात्मक तरीके कौन से हैं? लेखन, गीत, कविताएं, ये सब निर्माण करते हैं। हम जब देखते हैं उन आंदोलनों के दौरान गीत और कविताएं और लेखन अखबारों में, मैगजीन्स में ये उभर कर सामने आती हैं चीज़ें, जिनके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही अध्यायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान हैं। अब यहाँ गतिमान का मतलब है कि लोकतंत्र कोई ऐसी एक चीज नहीं है कि जो मिल गई। जैसे किताब मेरे हाथ में है, भाई मुझे लोकतंत्र मिल गया, ऐसा नहीं है। कोई स्थिर चीज नहीं है, लगातार उसके लिए प्रयासरत है। लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में समस्याएं हैं, कमियां हैं और उनको दूर करने के लिए उसमें उपाय भी हैं। तो निरंतर सुधार की प्रक्रिया उसमें जारी है। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चुनी है, लेकिन वो उस व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी है और जारी रहेगी। ये समझ विकसित करनी है। साथ में ही समानता, यानी कि समानता और लोकतंत्र, ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये गतिमान है, ये ध्यान रखना है, स्थिर नहीं है।
इसकी गतिमयता इस बात से दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए-नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। गतिमान कैसे है? इसका ठोस उदाहरण यहाँ दिया गया है कि सरकार नए-नए कानून और कार्यक्रम बना रही है। जैसे मिड डे मील, शिक्षा का अधिकार। भाई हमारा देश आज़ाद हुआ, वहाँ उस समय राइट टू एजुकेशन नहीं, वो आकर यहाँ मिलता है। 21वीं सदी में आकर हमें यहाँ मिल रहा है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें बच्चों को स्कूल में फीस नहीं देनी, शुल्क नहीं देना, किताबें नहीं देनी, और मतलब किताबें नहीं लेनी बाहर से, स्कूल द्वारा ही प्रोवाइड करानी है। ड्रेसेस, लिखने की सामग्री आदि ऐसे विषय हैं। और मिड डे मील, तो ये समय समय पर सुधार होता जाता है। SC/ST एक्ट, समानता की बात हो गई, लेकिन उस वर्ग के साथ जो है अन्याय होता जा रहा है, तो वहाँ सरकार ने उस ओर ध्यान दिया, कानून बनाया। लोगों ने आवाज़ उठाई, आंदोलन किए, और सरकार ने ध्यान दिया और कानून बनाया, और आज भी ये जारी है और जारी रहेगा, गतिमान है इसीलिए। कांता ओम प्रकाश अंसारी दंपत्ति और तवा मत्स्य संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। तवा मत्स्य संघ एक उदाहरण है, ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं भारतीय समाज में आज भी हैं कि जहाँ किसी खास विशेष क्षेत्र को लेकर वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा उठाए गए वो कदम पूर्ण रूप से गलत हैं, तो लेकिन सरकार उन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं कि ठीक है सरकार विकास चाहती है और हमारी आकांक्षाओं का भी ध्यान रखे, तो अपनी बातों को वो रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं आंदोलन के द्वारा, गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, लेखन के द्वारा। विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों में बैलेंस बनाना है सरकार को, तो सरकार उनकी बातों को सुनती भी है, उसमें सुधार करती है। तो ये तवा मत्स्य संघ, इन सभी के अनुभव जैसे ही विभिन्न स्थानीय अनुभव हर जगह मौजूद हैं होंगे। इस इकाई में निहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यवहारिक, प्रासंगिक उनसे कनेक्ट होने वाला, व्यवहारिक, ठोस अनुभव। हम बच्चों के साथ पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली निकाल रहे हैं, कंपटीशन रख रहे हैं जिसमें पोस्टर बनवा रहे हैं, पोस्टर बच्चे रच रहे हैं, नए नए वाक्य बना रहे हैं, और ड्राइंग कंपटीशन है तो बच्चे खुद से निर्माण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क है, सामूहिक प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विभिन्न संसाधनों को किस तरीके से किस तरह से सोर्सेस देखने हैं, एविडेंस देखने हैं। सोर्स, एविडेंस और प्रयोग, यानी प्रयोग सिद्ध होने चाहिए। बच्चों में हम इस तरह की चीज़ों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि बच्चों का किसी कार्य को करने का एक तरीका और सोचने समझने का तरीका कैसा होना चाहिए। उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। स्थानीय कक्षा में समानता के मुद्दे पर चर्चा होना, शिक्षक से ऐसी संवेदना, अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि टीचर संवेदनशील होना चाहिए और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा अक्षुण्ण बनी रह सके। जातिगत विषय, धार्मिक विषय या कोई स्थानीय विषय, या जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई गरीबी, बेरोजगारी, तो वहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे के मन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, बल्कि सकारात्मक हो। तो वहाँ टीचर को संवेदनशीलता दिखानी है। ये संवेदनशीलता सिर्फ इसलिए नहीं है कि जातिगत, धार्मिक ऐसे विषय हैं, जेंडर जैसा विषय है। कई कक्षाओं में जहाँ लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, या फिर वहाँ जो बच्चे कुछ प्रतिभाशाली हैं और कुछ बच्चे जो हैं उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन दोनों का भी ध्यान रखना है। लड़के और लड़कियों समानता का भी ध्यान रखना है। तो ये सब गरिमा का विषय है कि बच्चे वहाँ पॉजिटिव महसूस करें, नेगेटिव ना महसूस करें। एक टीचर को इस तरह संवेदनशील होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए
ये क्लास आपको हो सकता है कि लंबी लग रही हो, आप कहेंगे कि मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, बस मेरा आपको इशारा, हाँ, खुद पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं डेफ़िनिट, आप पढ़िए खुद भी। लेकिन आप इसको इस तरह से पढ़िए कि आपकी समझ विकसित हो, वहाँ क्वेश्चन कैसा भी आए, आप उसे हैंडल कर लें बस। लेकिन अगर आप पीछे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ही रटते रहेंगे या फिर कोई शॉर्टकट तरीका देखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तरीका ये होना चाहिए कि आपकी समझ ऐसी बनी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं, वो एप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट आते हैं, सीधे आते हैं कि आपको याद होने चाहिए, मेमोराइज़ होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके पढ़ने से, उस पर विचार करने से, और उसे अपने अनुभव से कनेक्ट करने से ज़्यादा बेहतर होगा, और आप उसका उत्तर दे पाएँगे। धन्यवाद।